हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताओ कैसे हो आप सब लोग। बढ़िया। हाँ बेटा, आज आपकी लास्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट की। ठीक है, इसमें हम करेंगे बोर्ड के आधार पर जो कुछ पर्सन है, एक्स्ट्रा पर्सन की हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, सारा चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा इसमें। आगे बात सुन में। हाँ, आपको प्रश्नावली तो पढ़ना ही है, लेकिन ये आपको ये एक्स्ट्रा पर्सन भी आपको करने हैं। ठीक है। हाँ देखो, देखिए भाई। कहाँ चला गया। हाँ देखो, देखिए यहाँ से। देखो बेटा। हाँ, पहला प्रश्न था हमारे पास, ये है दो परमेय संख्या। हाँ, दो परमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी, दो परमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। देखो देखिए बेटा, परमेय संख्या का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। जैसे आपको पता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। हम शांत की बात कर लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया, दो परमेय संख्या ले लिया आपने, तो कौन सी संख्या हो सकती है। देखो देखिए, 0.3 हो सकती है, 4, 0.5 और 0.6, ऐसी संख्या हो सकती है। जैसे देखो देखिए, आपने ये ले लिया तो जीरो, यहाँ पे देखो देखिए 7 जीरो, तो ये भी परमेय संख्या है। तो इसके बीच में कितनी आ सकती है, 0.21, 0.22, 0.23। तो बेटा देखो देखिए, ऐसे आप तो, हाँ आप देखो देखिए बेटा, कितनी संख्या आ सकती है। क्या एक संख्या आ सकती है, नहीं। क्या दो संख्या आ सकती है, क्या नहीं। क्या तीन संख्या आ सकती है, क्या इसमें कितनी संख्या आ सकती है, अनंत तक आ सकती है। आप बड़ी इधर छोटी संख्या ले लो, उधर अनंत तक ले लो, तो इसके बीच में कितनी संख्या आ सकती है, अनंत संख्या आ सकती है। कितनी संख्या आ सकती है बेटा, अनंत संख्या आ सकती है। तो देखो देखिए, दो दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या होती है। आगे बात सुन में। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। इसका आंसर क्या होगा बेटा, अनंत होगा। अब देखो देखिए, इसने बोला है 0.3 बार का, बार को परमेय रूप में लघुत्तम रूप में लिखो। इसने बोला है बेटा 0.3 बार है, बार है। इसका क्या करना है, इसने बोला है लघुत्तम रूप में लिखो, परमेय संख्या के रूप में लिखो। आपको पता है बार किस में लगता है, अशांत आवर्ती में लगता है। तो इसका मतलब अशांत आवर्ती का मतलब परमेय संख्या है। तो इसने साफ साफ बोल दिया परमेय संख्या में लिखो। आपको मैंने बोला था जितने डिजिट के ऊपर बार हो तो उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। बार को हटाओगे तो कितना आ गया, 9। इसको आप काटोगे तो कितना आ गया बेटा, 1/3। कितना आ गया बेटा, 1/3। तो इसका लघुत्तम रूप कौन सा है बेटा, 1/3। कितना होगा, 1/3। देखो देखिए बेटा, बार को हटाने का मैं आपको एक सीधा सी मंत्र सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, देखो देखिए, दो तीन परसेंट देख लो, एक्स्ट्रा परसेंट देख लो आप, क्या जाता है उसमें। जैसे आपने देखा है 0 पॉइंट, अभी भी देखा है, बार को हटाओगे, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आप कितने 9 लगाओगे नीचे, एक 9 लगाओगे। आगे बात सुनने, अगर ये कट रहा है तो इसको काट देना है। तो इसका आंसर कितना गया, ये आ गया। इसका आंसर कितना गया बेटा, ये आ गया। आंसर कितना गया, ये आ गया। अगर देखो देखिए बेटा, दूसरी बात, अगर आपके पास, हाँ इनके ऊपर बार है, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, इसका बार हटाना है, तो आप क्या करोगे, इसका बार हटाना है तो आप क्या करोगे, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। ये ऊपर नीचे नहीं कट रही है, बेस फाइनल आंसर ये होगा। अब जैसे देखो देखिए, ये संख्या आ जाए, कौन सी संख्या आ जाए, ये संख्या आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है जितने डिजिट के ऊपर क्या हो, बार हो, जितने डिजिट के ऊपर क्या हो, बार हो, उतने क्या लगाना है, 9 लगाना है। दो डिजिट के ऊपर बार है, दो 9 लगाओगे। हाँ देखो देखिए, अब इसके ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, उसको क्या करोगे आप, इसमें से क्या करोगे, घटाओगे। इसमें से आप क्या करोगे, घटाओगे। देखो देखिए, तो कितना गया, 23 में से 4 गया, तो देखो देखिए कितना हो गया, 419 बटा, आगे बात सुन में, आपको यही ध्यान रखना है जितने डिजिट के ऊपर बार हो तो उतने लगा दो 9, जिसके ऊपर बार नहीं हो उसको क्या कर दो, उसमें से घटा दो, उसमें से क्या कर दो, इसमें से घटा दो। जैसे देखो देखिए, मैंने लिख दिया 2 3 4 6, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया बेटा, बार लगा दिया। तो आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने क्या लगाने हैं आपको, 9 लगाने, उतने क्या लगाने हैं आपको, 9 लगाने हैं।
और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं हो, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से घटाना पड़ेगा। इसका फाइनल आंसर ये शॉर्टकट मेथड है, आप ध्यान रखोगे। हाँ देखो, देखिए इसको घटा लो। हाँ इसमें से ये गया तो 2 2 3 2 3 9 9। आगे बात समझ में बेटा? हाँ देखो, देखिए ये तो होगी इसकी बात। अब अगला देखो, देखिए अगर ऐसा पर्सन आ गया, देखो ये तो सीधे सिंपल पर्सन थे। हाँ अगर ऐसा पर्सन आ गया, देखो जिससे, हाँ ये ले लेते हैं 2 3 4 6। देखो, देखिए ये पर्सन आ गया है। देखो, देखिए जो जिसके ऊपर बार नहीं है, या तो देखो डिजिट के पॉइंट के इधर है, ये भी क्या है पॉइंट के इधर है, ये भी क्या है पॉइंट के इधर है। तो आप देखो, देखिए बेटा आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने तो आपको क्या लगाने हैं, 9 लगाने। एक तो ये बात याद रखनी है आपको, उतने क्या लगाने, 9 लगाने। जिसके ऊपर बार नहीं हो उसको क्या करोगे, घटाओगे। उसको क्या करोगे, घटाओगे। एक बात बताना, हाँ देखो, देखो बेटा इसका पॉइंट इस बार के साथ हट गया, इसका भी पॉइंट इस बार के साथ हट गया, इसका भी पॉइंट इस बार के साथ हट गया। देखो, देखिए ये क्या चाहे 4 का पॉइंट है क्या, ये 4 का तो ऐसा ही नहीं है, किसी के पीछे पॉइंट लगो कोई मतलब थोड़ी है। जिसमें लिख रहा हूँ 5, इसके मैं 5.00 लिखूँ तो 5 ही रहेगा ना बेटा। पीछे पॉइंट होने से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो, देखिए ये, हाँ अब ये 4 का पॉइंट है ही नहीं, ये तो 23 का 2 3 का है, तो ये बार के साथ हट गया। भाई इसका 23 का ये पॉइंट है ही नहीं, ये तो 46 का, तो ये बार के साथ हट गया, इसका तो हिस्सा है ही नहीं इसमें। लेकिन आप देखो, देखिए यहाँ पे 4 6 का भी पॉइंट है, ये 4 6 का 46 का भी क्या है, ये पॉइंट है। और साथ ही साथ देख रही हो 23 का भी पॉइंट है, ये 23 का भी क्या है, पॉइंट है। आप देखो ये 2.3 है, इसका भी पॉइंट है और ये इसका भी पॉइंट है। देखो, देखिए इसका पॉइंट तो इस बार के साथ हट गया, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। नीचे 10 नहीं आएगा क्या बेटा, बताओ, 10 आएगा ना। तो आप देखो, देखिए हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दो। इतनी बात तो याद है। हाँ अब देखो, देखिए इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। कितने जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। आगे बात समझ में? तो कितना आ गया ये, 2 3 2 3 बटा 9 9 0। आगे बात समझ में? तो ये करना है। जैसे देखो एक और पर्सन दे देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बार हटाना। आपको क्या करना है, बार हटाना है। तो आप देख रहे हो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, सीधी सी कहानी है ये। आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। उतने क्या लगा दो आप, 9 लगा दो। आगे बात सुन में, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं हो उसको क्या करना, आपको घटाना है। इसमें से क्या करना, आपको घटाना है। उसमें से क्या करना, आपको घटाना है। तो आप इसमें से आप घटाओगे, इसमें से आप ये घटाओगे, कितना, 235। अब देखो, देखिए जाहिर सी बात है, ये पॉइंट इस बार का, इस संख्या का भी है, तो ये संख्या तो इस बार के साथ हट गई, इसका पॉइंट तो इस बार के साथ हट गया। लेकिन इसका तो पॉइंट है 23.5 है, इसका भी पॉइंट है। तो इस पॉइंट हटाओगे, 23.5 का पॉइंट हटाओगे आप, 23.5 का पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अरे कितने जीरो आएगा बेटा, 1 जीरो आएगा। आगे बात सुन में? तो देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। अब इसका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो घटा लो, ये कितना गया, 9 9 0। आगे बात सुन में बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ क्या बात ध्यान रखनी है, बार को हटाने टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने 9 लगा दो हो। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं हो उसको क्या कर दो, घटा दो। अगर पॉइंट देखो, देखो देखिए इसमें हम पॉइंट क्यों नहीं हटाया, देखो देखिए इस, ये केवल 23 का ही पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है बेटा, 23 का ही पॉइंट है। तो ये पॉइंट बार के साथ हट गया, ये भी पॉइंट बार के साथ हट गया है। इसमें 23, इस 23 का हिस्सा नहीं है, इसमें 4 का हिस्सा नहीं है, ये पॉइंट 4 का नहीं है। पीछे पॉइंट हो, पीछे पॉइंट से इसको क्या मतलब। अब देखो, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट इसका भी बार, ये पॉइंट
46 का भी है और किसका है 23 का है। 46 का पॉइंट तो बार के साथ हट गया। हाँ, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 2.3 है, तो इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 1 जीरो आएगा। देखो देखिए, हाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 9 लगा दो, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दिया मैंने। अब देखो ये पॉइंट तो इसका भी पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट बार के साथ हट गया। और ये देखो देखिए बेटा, आप इसका भी पॉइंट हटाओगे, आप इसका भी पॉइंट हटाओगे तो कितनी संख्या आएगी, एक ही आएगी, 1 जीरो। आगे बात समझ में, बार को हटाना आ गया अच्छे से। अब देखो देखिए जैसे, हाँ अगला प्रश्न इसने बोला है, ये देखो अगला प्रश्न देखो आप। हाँ, इसने बोला है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, इसने बोला है यदि n कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बताना है अंडरूट वर्गमूल n कैसी संख्या होगी। इसने बोला है n कैसी संख्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसने बोला है अंडरूट n, वर्गमूल n का मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट n, कौन सी संख्या होगी ये पूछा है इसने। अब देखो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा, एक से लेके कितनी कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। एक से लेके कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। देखो देखिए, तो इसने बोला है अंडरूट n कैसी संख्या होगी, अंडरूट n कैसी संख्या होगी। तो देखो जाहिर सी बात है आपको ये सब पता नहीं है, लेकिन आप इसने बोल लिया n कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का मान रख लो यहाँ पे, n प्राकृतिक संख्या ही तो है, तो यहाँ पे 1 रख लो। अंडरूट 1 का मतलब 1, अंडरूट 2 का मतलब 2 रख लो n की जगह, अंडरूट 2 ही आएगा। 3 रख लो, आएगा अंडरूट 3 ही आएगा। 4 रख लो, 4 को रखोगे तो कितना आएगा, 2। अब देखो देखिए आगे और रख लो, 5 रख लो आप, n की जगह कितना रख लो आप, 5 रख लो, तो कितना आएगा अंडरूट 5। 6 रख लो आप, कितना आएगा अंडरूट 6। अब कितना रख लो आप 7, तो कितना आएगा अंडरूट 7। आप कितना रख लो 8, 8 का मतलब हो गया 2 अंडरूट 2। आप कितना रख लो बेटा 9, 9 का कितना मतलब हो गया 3। तो आपने देखा है इसने बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है, तो अंडरूट n किसी संख्या होगी। इसने साफ बता दिया n किसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का मान रखे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो आपने क्या देखा है, इसने बोला पहला ऑप्शन है हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी क्या, क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या आ रही है। देखो ये प्राकृतिक संख्या आ रही है, ये भी आ रही है, ये आ रही है, लेकिन हमेशा नहीं आ रही है, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है। देखो देखिए एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, लेकिन एक ये आ रही है। आगे अंडरूट 16 भी होगा, 4 भी आएगा, लेकिन हमेशा प्राकृतिक संख्या आ रही है क्या। देखो देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में कौन सी संख्या आ रही है, अपरिमेय भी संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन, क्या हमेशा अपरिमेय संख्या आ रही है क्या, हमेशा अपरिमेय संख्या आ रही है कि देखो अपरिमेय संख्या है, ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आ रही, हमेशा थोड़ी ना आ रही है अपरिमेय संख्या। ये क्या आ रही है, देखो देखिए कभी क्या आ रही है, देखो देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आ रही, तो मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। देखो देखिए दूसरा, हमेशा परमेय संख्या आ रही है क्या, हमेशा, देखो देखिए इसमें हमेशा परमेय संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही। ये परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी क्या है परमेय। अरे इसके बटे हुए में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो, इसके भी बटे हुए में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो, इसके भी बटे हुए में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो, तो परमेय संख्या होगी ये। हाँ, अब देखो देखिए अगला, ये भी कट गया, ये भी गया काम से। ये देखो देखिए इसने बोला है कभी प्राकृतिक संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये आ रही है क्या, कभी इसने बोला कभी कभी प्राकृतिक संख्या आ रही है क्या, और कभी कभी परमेय संख्या आ रही है क्या। देखो देखिए कभी कभी तो प्राकृतिक संख्या आ रही है, प्राकृतिक परमेय, देखो प्राकृतिक अपरिमेय, प्राकृतिक अपरिमेय प्राकृतिक, तो कभी तो प्राकृतिक संख्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, कभी कभी क्या आ रहे हैं इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं। आगे बात समझ में, तो इसलिए ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, अगला देखो देखिए, हाँ इसने बोला है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप कोई भी सम संख्या ले लो, देखो देखिए 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे देखो, जैसे मैंने ले लिया 4 सम संख्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे मैंने ले लिया 6, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 3। 8 ले लिया, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4। 10 ले लिया, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। 12 ले लिया, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6। तो आपने देखा है इसने बोला m पूर्णांक संख्या है, देखो ये पूर्णांक संख्या है,
इसको क्या मान लो, m मान लो। इसने क्या बोला, पूर्णांक संख्या को क्या मान लो, m मान लो। तो m के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है हमेशा, देखो देखिए ये m है तो ये m के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 2m। तो आपको पता है सम संख्या होती है जो 2 का मल्टीप्लाई होती है, सम संख्या होती है जो 2 का क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसलिए देखो देखिए क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, ये क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, ये होगा। आगे बात सुन में, सम संख्या हमेशा 2 का मल्टीप्लाई होती है। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए अगर ये पर्सन सम की जगह विषम आ जाता तब क्या करते आप बताओ, कोई संख्या विषम आ जाता है तो आप बताओ देखिए क्या करते आप, देखो देखिए कोई आप देखो ये बताओ कोई संख्या है विषम संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 5, आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 माइनस 1, लिख सकता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। कोई भी सम संख्या ले लो आप, जैसे मैंने लिख दिया 13, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा 6 प्लस 1, 2 छिंग 12 और 1 13। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 7, 2 7 तो 14, 14 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो कितना आएगा, 13 आएगा। जैसे आप देख लो 29 ले लो, विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसको क्या लिख लो 2 गुणा 14, 2 7 तो हाँ 14 दूने 28, 28 को आप 1 जोड़ोगे कितना आ गया 29, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30, 30 में से आप 1 घटाओगे ये आ गया। तो आप देखो ये चीज़ क्या है, विषम संख्याओं को आप क्या कर सकते हो, ये 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, ये क्या है पूर्णांक संख्या है, ये क्या है आप दो दो ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, आपके हिसाब से ले रहे हो, तो ये क्या है पूर्णांक संख्या है। अब आप देख रहे हो कभी हम प्लस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्लस और माइनस। आगे बात सुन में, तो ये विषम संख्या का रूप हो गया, विषम संख्या इस रूप में लिखी जाती है, विषम संख्या इस रूप में लिखी जाती है, पहले भी बताया था। देखो देखिए मैंने आपको बताया था, कहाँ चला गया ये, देखो मैंने आपको सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाया था, उस टाइम बताया था मैंने आपको, देखो देखिए हाँ ये देखो आगे, जो सम संख्या होती है वो 2k के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में होती है 2k के फॉर्म में होती है, मतलब 2m के फॉर्म में होती है। और जो विषम संख्या होती है ये किसके फॉर्म में होती है 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है, ये लिखा है मैंने 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है। आगे बात सुन में, तो यही बात है। देखो बेटा यहाँ तक, तो विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या का रूप कैसे होगा, ये होगा 2m प्लस माइनस 1 होगा, 2m प्लस माइनस क्या होगा 1 होगा। आगे बात सुन में, देखो बेटा आगे चलो, ठीक है। हाँ इसने बोला है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, इसने बोला है 1440 में 2 का अधिकतम पावर कितनी है, तो आप 1440 का क्या निकालो, आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या निकालो आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। आप क्या निकालो अभाज्य गुणनखंड निकालो, किसका 1440 का, किसका निकालो आप अभाज्य गुणनखंड 1440 का निकालो, किसका भाग जाएगा बेटा 2 का, बेटा आधा कर दो हाफ कर दो, फिर 2 का भाग जाएगा कितना आ गया 18, फिर 2 का भाग कर दो, 18 का आधा 9, 9 का देखो 90 का आधा कितना होता है 45, 45 में किसका भाग जा रहा है 3, 15 बारी, फिर 15 में किसका भाग जा रहा है 3 का, ठीक है। कितना गया ये 5, और 5 में किसका जा रहा है 1। तो आप देखो 2 की, देखो 1440 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो ये 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ रही है 5, 2 की पावर कितनी आ रही है 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसने बोला है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितनी है बेटा, देखो देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है 5 है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 5 है। अब देखो देखिए प्रश्न घूम के ऐसे भी आ सकता है, पिछले साल बोर्ड में आया था, इसने बोल दिया प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 1440 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल बताओ, घातों का क्या बताओ आप योगफल, तो इन घातों को क्या कर दो आप जोड़ दो, इन घातों को क्या कर दो बेटा, इसने पूछा है 1440 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल ज्ञात करो। अगर प्रश्न ऐसा आ गया 1440 में, हाँ अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, इसने घातों का योगफल पूछा है
तो घातों का क्या कर दो आप, योगफल कर दो। कितना आ गया, हाँ कितना आ गया, 8 आ गया। अगर वो घातों का गुणनफल पूछ लेता तो आप क्या कर दो, इनका गुणा कर दो। क्या कर दो आप, गुणा कर दो। ये कितना गया, 10। आगे बात सुन में, ठीक है बेटा, ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे देखो, देखिए, हाँ इसने बोला है 468 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अब देखो, देखिए बेटा, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन को काटना सीखो। आपको पता है, आपको मैंने सिखाया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वो बताती है किसी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हो। और इनका लिखने का तरीका एक यूनिक तरीका होता है, एक अद्वितीय तरीका होता है। अब तो अद्वितीय तरीका मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटी चीज लिखी जाती है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती है ये चीजें। अब बताओ देखिए, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए थी 2। पहले सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए थी 2। क्या ये सही है क्या, नहीं है। क्या बेटा ये सही है क्या, हाँ ये भी सही है। क्या बेटा ये भी सही है क्या, हाँ ये भी सही है। बढ़ते क्रम में है ये, ठीक है। हाँ तो हमेशा सबसे छोटी चीज आएगी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी आएगी। अब देखो, देखिए, अब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। 468 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। देखो, देखिए, हाँ 2 का भाग जा रहा है बेटा, फिर 2 का जा रहा है। तो जोड़ते हैं तो देखो, देखिए, मेरे को लग रहा है 9 बन रहा है। 7 और 1 8 और 1 9। जब डिजिट को जोड़ने पर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो, देखिए, 468 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, ठीक है। 2 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 की पावर 1। आगे बात सुनने, तो प्रश्न ऐसे भी दे सकता है 468 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताओ। घातों का योगफल बताओ, तो घातों का योग कर देना है, 2 2 4 1 5। आगे बात सुन में, 5 आएगा घातों का योगफल, और गुणा, वो पूछ ले घातों का गुणनफल बताओ, तो घातों का क्या कर दो, गुणा गुणा कर दो। तो कितना आ गया बेटा, एक 4 आ गया, ठीक है। आगे बात सुन में, देखो, देखिए आगे, हाँ तो बताओ देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कौन सा आया, कौन सा गया, ये आ गया। आगे बात सुन में, ऑप्शन डी, ये सी भी नहीं होगा। अब देखो, देखिए, बेटा ये इज्जत वाले सवाल है, ठीक है। हाँ देखो, देखिए आगे, हाँ अगला प्रश्न देखो, इसने बोला 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा उपनिष्ठ। क्या होता है, सबसे बड़ा उपनिष्ठ। ये तो बेटा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ, सबसे बड़ा उपनिष्ठ। और एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा उपनिष्ठ। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आगे बात सुनिए, तो ये सबसे छोटा उपनिष्ठ की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है बेटा, एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, ये परिभाषा के आधार पर है, इसके नाम के आधार पर है, सबसे बड़ा उपनिष्ठ, ठीक है। हाँ आगे चलो, देखिए इसने बोला है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ कितना होता है। देखो बेटा, ऐसे सवालों को करने के लिए आप एक काम करो, पी और क्यू क्या है, दो अभाज्य संख्या। पी और क्यू क्या है, दो अभाज्य संख्या, दोनों अलग अलग है, पी भी अलग है और क्यू भी क्या है, अलग अलग है, दो अभाज्य संख्या है। तो आपके हिसाब से कोई दो अभाज्य संख्या ले लो, उनका एचसीएफ निकालो, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग जाता ही नहीं हो। जैसे मैंने लिख दिया 3 और 7, खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसने बोला है पी बी, जैसे पी ले लिया ये 3, तो ये ले लिया 7। जैसे मैंने लिख लिया दो अभाज्य संख्या है 13 और 17, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे बात सुनने, हाँ दो कर्मिक, कर्मिक का मतलब हो गया जो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, मतलब लगातार। दो कर्मिक नंबर का मतलब हो गया दो लगातार नंबर। दो कौन से नंबर हो गए, लगातार नंबर। हाँ इसने बोला है दो लगातार नंबर। क्या बोला है इसने, दो लगातार नंबर लेने हैं आपको। ये बोला है कर्मिक का मतलब हो गया लगातार, दो कर्मिक संख्या, दो लगातार सम संख्या लेनी है आपको।
दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है। देखो देखिए बेटा, तो आपको दो लगातार सम संख्या लेनी है, दो लगातार सम संख्या लेनी है, तो उसका एचसीएफ कितना होता है। देखो देखिए लगातार देख लो, चार और क्या ले लेते हैं हम, छह ले लेते हैं। आप इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देती है, वो कौन सी होती है, दो ही होती है। दो से कोई बड़ी संख्या है ही नहीं। जैसे देखो देखिए, एक ले लिया मैंने, एचसीएफ निकाला है, लगातार सम संख्या लेनी है, जैसे मैंने ले दिया 14 और 16, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, कौन सी है, दो ही है। एक और उदाहरण देख लो आप। हाँ जैसे देखो मैंने ले लिया 20 और 22, दो लगातार है ये, ऐसे नहीं 20 और 24 ले लो, 20 और 30 ले लो ना, लगातार होनी चाहिए। 20 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 22, दोनों लगातार होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा दो आएगा। आगे बात में, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, सम होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे विषम होता है तो क्या करते, इसने बोल दिया यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या है, उनका एचसीएफ कितना होगा फिर। तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो लगातार विषम संख्या ले लो, 3 और 5 विषम संख्या है, 3 के बाद में कौन सी आती है, 5, तो इसका एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, एक। जैसे देखो देखिए एचसीएफ निकालो आप, विषम संख्या 13 और 15 कितना आएगा, एक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, एक के अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं है। आगे बात सुन में, तो विषम संख्या आ जाए, दो लगातार विषम संख्या आ जाए, तो उनका एचसीएफ एक होता है, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, दो होता है। देखो देखिए, इसने बोला है एचसीएफ ज्ञात करो, किसका 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 एचसीएफ ज्ञात करो, बोला है इसका और इसका क्या ज्ञात करो, आप एचसीएफ ज्ञात करो। 6x² y और क्या बोला इसने, 12x और y। देखो देखिए एचसीएफ ज्ञात करोगे तो देखो देखिए इसको, हाँ इसको पूरी तरह से तोड़ के रख दो, इसको क्या कर दो, पूरी तरह से तोड़ के रख दो। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। ऐसे देखो देखिए वो 12 भी आ रहा है, उस 12 को क्या लिख सकते हो आप, 6 2 3 3 1। आगे बात सुनने, 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3, ये लिख सकते हो, 2 × 3। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 लिख सकते हो बेटा, ये कहाँ रहा में तो कर सकते हो ना आप। देखो देखिए, हाँ 6 को आपने तोड़ के लिख दिया, x² को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x × x, x² हो गया। y को क्या लिख सकते हो, y को y हो गया। अब देखो देखिए इसको भी तोड़ के लिख दो, 12 को तोड़ के लिख दिया आपने, 2 × 3 गुणा क्या हो गया, x × क्या हो गया, y। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो कॉमन चीज आती है वही तो क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो कॉमन चीज आती है वही तो क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो देखिए इसके अंदर क्या कॉमन मिल रहा है, 2, और इसके भी अंदर क्या है, 2, तो 2 आ गया मल्टीप्लाई। और बेटा बताओ देखिए क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसके भी अंदर 3 है और इसके भी अंदर क्या है, 3 है। और क्या मिल रहा है, इसके अंदर x है और इसके भी अंदर क्या है, x है। इसके अंदर y है और इसके भी अंदर क्या है, y है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन होता है वही तो होता है। तो ये कितना हो गया बेटा, 6xy। ऐसे सवालों को आप ऐसे करोगे, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 6xy। कहाँ पे है, ये रहा। आगे बात समझ में, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 6xy। अब देखो देखिए, हाँ अगला सवाल देखो देखिए, हाँ अगला सवाल है, इसने बोला है 5 15 20 के एलसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। इसने पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है इसने। तो पहले इसका एचसीएफ भी ज्ञात करोगे। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, ये तो अभाज्य संख्या है, तो 5 का 5 की पावर 1। हाँ 20 15 का कितना होता है बेटा, 15 को क्या लिख सकते हो आप, अभाज्य संख्या को रूप में लिखना है, को क्या लिख सकते हो आप, 20 होता है बेटा 4 × 5।
5, 4 पंजे 20 होता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कौन सी संख्या लिखनी होती है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। लेकिन ये कौन सी संख्या, देखो दो कौन सी संख्या आ गई यहाँ पे, भाज्य संख्या आ गई। दो कौन सी संख्या आ गई, भाज्य संख्या आ गई। इसको अभाज्य बनाओ, आप क्या बनाओ, आप इसको अभाज्य संख्या बनाओ। तो आप क्या करोगे, 4 को क्या कर सकते हो बेटा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। आगे बात सुन में, तो इसको ऐसे करो आप, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अगली बात है ऐसे, हाँ तो इन संख्याओं को तोड़ के आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। अब आप क्या निकालो, इसका एलसीएम निकालो पहले तो। एलसीएम क्या होता है, जो सभी चीज लेनी है आपको। तो क्या आ रहा है, सबसे छोटी संख्या 2, 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2। ये कौन सी संख्या है, 2 से बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, 3, 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 1। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 5, 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 1 ही। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुणा 5, ये कितना हो गया बेटा 12। 12 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना गया 60। एचसीएफ देखो, देखिए एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। दोनों का क्या है, यहाँ पे 3 संख्या, तो तीनों के अंदर क्या कॉमन है, एक तो ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज, यही कॉमन है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया ये। तो इसने पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है। पहले एलसीएम बोला है तो पहले एलसीएम लिखोगे, 60 आ गया। अनुपात एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ कितना आ गया 5। देखो देखिए 5 से कट रहा है दोनों के दोनों, जो 60 होता है। तो कितना आया बेटा 12:1, कहाँ पे आ गया, ये रहा। ठीक है। हाँ अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है। हाँ बेटा ये कौन सी संख्या है, पहले बताओ ये कौन सा दशमलव प्रसार है। ये अशांत लग रहा मेरे को, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या ये अशांत में भी एक तो आवर्ती आती है और एक अनावर्ती आती है, बताओ देखिए आवर्ती है या अनावर्ती। बेटा यहाँ पे 12 है, आगे भी 12 आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। तो रिपीट चलो मान लेते हैं एक बार, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 121 है, यहाँ पे भी 121 है, लेकिन यहाँ पे भी 121 आना चाहिए, तभी तो आवर्ती होगी, तभी तो क्या होगी, रिपीटेशन होगी, तभी तो क्या होगी, रिपीटेशन होगी। लेकिन ये क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है। जब अशांत आवर्ती नहीं है तो कौन सा हो गया, ये अशांत अनावर्ती हो गया। कौन सा हो गया बेटा, अशांत अनावर्ती। कौन सा हो गया बेटा, अशांत अनावर्ती। बताओ जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो कौन सी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो देखिए ये कौन सी संख्या है, एक बात बताना, पूछ रहा है ये कौन सी संख्या है, बताओ देखिए ये कौन सी संख्या है पर, ये आपने तो है पर मैं मुंह उठा के। अब देखो देखिए क्या कर सकते हो आप, 12 को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, 4 × 3 कर सकता हूं मैं। अब देखो देखिए ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अलग अलग लगा सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं। बेटा सभी को ऐसे मुंह उठा के नहीं देखना है, ठीक है। हाँ किसी को भी नहीं, टांगे तोड़ सकती है आपकी। तो देखो देखिए, तो क्या करना आपको, हाँ क्या 12 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तोड़ के लिख दिया। आप देखो देखिए ये चीज़ तो कट गई, ये चीज़ तो कट गई, तो कितना बचा, 1/√4, 1/√4। आपको पता है √4 का मतलब कितना हो गया, 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर कितना आया हमारा, 1/2। 1/2 है तो मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है बेटा। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5, तो मतलब शांति हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसे हो गया, शांत। ठीक है। अब ये देखो देखिए, ये बताओ देखिए कौन सी संख्या है, ये बताओ आप कौन सी संख्या है, ये बताओ आप कौन सी संख्या है ये, तो आपने देखा है तो देखो गौर से,
अपनी इन बुरी नज़रों से देखो इसको। तो ये बैठा है, देखो ये क्या बन रहा है, एक बार प्लस बन रहा है और एक बार माइनस बन रहा है, एक बार क्या बन रहा है, प्लस और एक बार माइनस। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, क्या होता है, ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, देखो यहाँ से कंपेरिजन करो, ए का मान कितना है, 3 ही तो है, तो यहाँ पे 3 रख दो। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, √3 है, √3 कर दो होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो अब कितना है आंसर बेटा, 6। अब तो ये कौन सा है, ये कौन सी संख्या आएगी, परमेय संख्या आएगी बेटा, कौन सी संख्या आएगी, ये परमेय, क्योंकि परमेय पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप एक लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू रूप बन गया। हाँ, अब तो 22/7 एक कैसी संख्या है, 22/7 कैसी संख्या है, परमेय, सीधी सी बात है, पी अपॉन क्यू रूप लिख रखा है, पी अपॉन क्यू रूप लिख रखा, 22/7 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। आगे बात समझ में। हाँ, इसने बोला ये किसके बराबर है, ये इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, जिस जाहिर सी बात है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना आपको। तो किसको, इसने बोला है √10 मल्टीप्लाई अंडरूट कितना है, अब देखो देखिए 10 को क्या तोड़ सकता हूँ मैं, तोड़ सकता हूँ क्या बेटा, 2 × 5 होता है, 10 क्या होता है, 2 × 5 होता है। 15 को तोड़ सकते हैं बेटा, तोड़ सकते हैं, 3 × 5। अब देखो देखिए ये दोनों के ऊपर वर्गमूल है, अलग अलग लगा सकते हैं इसको। आपको पता है √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। अब देखो देखिए, हाँ, रूट ये कितना हो गया, 2 को 3 से करोगे तो कितना हो गया, √6। तो इसका आंसर कितना आया बेटा, 5√6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 5√6, इसके बराबर होगा। ये ऑप्शन में भी दे सकता आपको, ठीक है। हाँ, आगे देखो देखिए, आगे बात में इसको तोड़ के लिख दो आप, कुल मिला के ये लघुत्तम रूप में लिखना है तोड़ के। हाँ, अब देखो देखिए इसने बोला है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे होगा, बता देगी, 6/15 दशमलव प्रसार कैसे होगा। मैंने बताया था आपको, जब चैप्टर में आपको बेस पढ़ाया था तब बताया था आपको, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्या करने पड़ेंगे, जो पी अपॉन क्यू होता है, जो क्यू के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड 15 के। तो कितना गया, 3, 5, 5 और 1। तो आपने देखा है 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 और 5। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने बताया था जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर में और 5 की पावर के रूप में हो, या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में, या 2 और 5 की पावर के रूप में हो, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। और दूसरी बात बताया था, हाँ, अगर ये कोई किसी का दशमलव प्रसार 2 की पावर में नहीं है पूरा पूरा, या 5 की पावर में नहीं है पूरा पूरा, या 2 और 5 की मल्टीप्लाई में नहीं है, या 3 का कोई गुणक है, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। आगे बात में, और जो बाकी का बच गया जो अशांत अनावर्ती होगा। अब बताओ देखिए, ये ना तो 2 की पावर में है, ना ही किसकी पावर में है, पूरा पूरा 5 की पावर में है, तो क्या बताओ ये शांत होगा क्या, नहीं होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। अरे देखो देखिए आप, कर दी ना आपने तो अपनी, देखो इस हिसाब से तो देखो आप इसको देखो, ये ऊपर नीचे कट रहा है, पहले इसको हमेशा देखो काटने की कोशिश करो, छोटा करने की कोशिश करो, ये चीज ऊपर नीचे कट रही है, देखो 6/15 है, इसको आप ऊपर नीचे से काटोगे, किससे कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है ये, 3 से कट रहा है। तो अब देखो देखिए कितना आ गया, 2 में पी अपॉन क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5, 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आ गया, 5 की पावर 1। पी अपॉन क्यू में क्यू का आपको क्या निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड। अब निकालो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आ गया, 5 की पावर में 1। मैंने बताया था जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर में आ जाए, या 5 की पावर में आ जाए, या 2 और 5 की पावर में आ जाए केवल, तो वो कौन सी संख्या होगी, उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जैसे आप लगा सकते हो, 2 में भाग जाता नहीं तो आप क्या लगाओगे, 0 पॉइंट कितना हो गया, ये 20 हो गया, कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। तो कितनी बार गया, 4। आगे बात समझ में।
ठीक है, तो इसलिए इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखो देखिए अगला सवाल। हाँ, अब आ जाएगा पूरा डिटेल में समझ में आपको। हाँ देखो देखिए, इसने पूछ लिया 17/24 है, 17 बटा क्या है 24 है। ठीक है, अब इसने पूछा इसका दशमलव प्रसार बताओ, इसका क्या बताओ आप, दशमलव प्रसार बताओ। क्या ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है, क्या नहीं कट रहा। तो जब नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना है, इस पी अपॉन क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है तो कितना आया, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। तो देखो मैंने बताया था आपको, हाँ यदि शांत कब होगा, दशमलव प्रसार शांत कब होगा, देखो देखिए, या तो 2 की पावर में हो, या किसकी पावर में हो, 5 की पावर में हो, या किसकी पावर में हो, 2 और 5 की पावर के रूप का हो। क्या ये 2 की पावर में है, क्या पूरा पूरा नहीं है, क्या ये पूरा पूरा 5 की पावर में है, क्या या नहीं, क्या 2 और 5 की पावर के रूप में है, क्या नहीं है, तो शांत तो होगा ही नहीं, शांत तो होगा ही नहीं। अब देखो देखिए, मैंने बताया था अगर किसी का मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, देखो इसमें 3 छिपा हुआ है, 3 क्या कर देता है, नंबर को क्या कर देता है, रिपीट करेगा, मतलब शांत तो होगा नहीं, इसका मतलब अशांत होगा। अब अशांत में भी 2 प्राणी हैं, अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। अब देखो देखिए, इसका मल्टीप्लाई मैंने बताया था अगर 3 आ जाए, इसका बाज्य गुणनखंड में अगर 3 आ जाए, 3 क्या कर देता है, नंबर को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। आगे बात में किसी भी नंबर में आप 3 का भाग लगाओगे, ऐसे नहीं आप 6 में लगाने लग जाओ, 9 में लगाने लग जाओ, उसमें तो पूरा पूरा जाएगा। जिसमें नहीं जाता है, आप किसी भी नंबर में 3 का भाग लगाओगे, वो नंबर को क्या कर देता है, बार बार रिपीटेशन में ला देता है। तो देखो देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, कैसा होगा, अशांत आवर्ती। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आज के लास्ट पर्सन है ये। इसने बोला है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बराबर है, यदि संख्या अंक देखो देखिए, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम का मान बराबर है तो वो संख्या कैसी होनी चाहिए। इसने बोला मेरे को एचसीएफ का भी मान बराबर चाहिए और एलसीएम का भी मान क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संख्या कैसी होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो मैं दोनों संख्या ले रहा हूँ 8 और 8, छोटी से छोटी संख्या ना ना, आप ये बताओ, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ देखो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित। हाँ एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं को विभाजित करता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों को विभाजित कर दे। देखो 8 को और 8 को, ऐसे तो 2 भी करता है, दोनों को भी करता है, 4 भी करता है और 8 भी करता है। क्या 8 से कोई बड़ी संख्या है क्या जो 8 को विभाजित कर दे, दोनों 8 को, तो नहीं है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं से विभाजित होता है। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं से विभाजित होता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इस 8 का भी भाग चले जाए और इस 8 का भी क्या चले जाए, भाग चले जाए। ऐसे तो 16 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, 32 में भी जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 ही। 8 से कोई छोटी संख्या है जिसमें इस 8 का भी भाग जाए, इस 8 का भी भाग जाए, नहीं है। तो इसका एलसीएम भी कितना आ गया, 8 आ गया। ये कब हुआ, देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है। ये कब हुआ, जब दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर या समान। कैसी संख्या होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, समान। समान भी बोल सकते हो और कैसी संख्या बोल सकते हो, बराबर। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ आगे देखो देखिए, आगे हाँ इसने बोला अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों से है। बेटा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या बताती है, किसी भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। जैसे देखो देखिए मैंने 24 है, 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप देखो देखिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांक, इसमें ये जो पूर्णांक आ रहे हैं उसमें संबंध किस प्रकार का है, मल्टीप्लाई का है। किसका संबंध है बेटा, मल्टीप्लाई का संबंध होता है। ये किससे संबंधित है, देखो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय मल्टीप्लाई से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध किससे है,
जो पूर्णांकों के बीच में कौन सा संबंध आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो ये किससे संबंधित है, गुणन से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा, गुणन है। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, मल्टीप्लाई से क्या है, संबंधित है। देखो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में, इसमें देखो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की से संबंधित है। देखो देखिए यहाँ पे आंसर भी दे दिया मैंने। देखो देखिए कैसे, देखो यूक्लिड विभाजन पर में क्या बोलती है, पूर्णांक ए यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, ये बोलती है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक ए में अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक बी का भाग लगाने पर, ये बोलती है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक बी का भाग लगाने पर जो शेषफल का मान होता है, ये बोलती है बेटा ये प्रमेय, जो शेषफल का मान होता है जो ये तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर क्या होगा इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। आगे बात समझ में, ये बोलती है। तो आप देखो देखिए इसने बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम में जो पूर्णांक है, पूर्णांक से संबंधित है। पूर्णांक किससे संबंधित है, देखो देखिए पूर्णांकों में कैसा रिलेशन आ रहा है, भाग का ही आ रहा है, क्या आ रहा है, पूर्णांक ए में बी का भाग लगाने पर, तो किससे संबंधित है, ये विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये भाग विधि से संबंधित है। भाग विधि है ना बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को क्या बोलते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं, कलन विधि भी बोलते हैं। तो ये पूर्णांकों से, इसमें देखो देखिए पूर्णांक आते हैं, मैंने बताया था दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो वहां पे हम क्या देते हैं, भाग ही देते हैं बेटा। तो इसलिए जो पूर्णांक आते हैं वहां पे जो दो संख्या दे रखी है उसको किससे, उसमें हम भाग देके क्या निकालते हैं, आप एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए ये किससे संबंधित है, विभाजन से संबंधित है। आगे देखो देखिए, हाँ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसने यदि इसने बोला हाँ दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका एचसीएफ कितना है, 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखो देखिए बेटा आपको क्या पता है, आपको ये पता है प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है, एचसीएफ। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है, जो दो संख्या नहीं दी है आपको, आपको संख्या नहीं दी, अलग अलग संख्या नहीं दी, आपको इस बेचारे ने दोनों का मल्टीप्लाई करके दे दिया। और यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई तो है, तो ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया आपके पास 1080, कितना दिया है, 1080। इसने पूछा है एलसीएम ज्ञात करो, इसने क्या पूछा है, एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ का मान दे रखा है, एचसीएफ का मान दे रखा है कितना, 30 है। तो एलसीएम निकाल सकते हो बेटा, ये 30 किस में मल्टीप्लाई में, ये 30 किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में आ गया बेटा, डिवाइड में आ गया। किस में आ गया ये, एलसीएम। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कट रहा है ये, हाँ 3 का 9, 1 बच गया, 3 छंग 18। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, 36। इसका एलसीएम कितना आ गया, 36। ठीक है बेटा, ये प्रश्न पहले भी करवा चुका हूँ। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है, दो संख्याओं का गुणन दे रखा है, आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ लिया, दोनों संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई, दोनों संख्या अलग अलग भी दे सकता है, इसने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, एलसीएम दे दिया, एलसीएम पूछ लिया और एचसीएफ दे दिया आपको। ठीक है, हाँ आगे देखो, देखिए अगला सवाल। हाँ अगला सवाल देखो आप, इसने बोला है यदि ए को 5 से विभाजित करने पर, ये बोला है यदि मैं ए को किससे विभाजित करूं, ए को मैं 5 से विभाजित करूं, ए को मैं किससे विभाजित करूं, ए को 5 से विभाजित करने पर भागफल 12, भागफल कितना आ रहा है 12, वह शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 4 आ रहा है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्या होता है, अजय बराबर क्या होता है, अजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब देखो देखिए ए क्या है यहाँ पे, यदि ए को 5 से विभाजित करने पर, ए में ए को 5 से विभाजित करने का मतलब यही तो है, ए में किसका भाग लगाना है आपको 5 का, तो ए में मैं किसका भाग लगा रहा हूँ, 5 का भाग लगा रहा हूँ। तो इसने बोला भाग लगाने पर 12 बार ही भाग जाएगा, मतलब भागफल कितना आएगा 12 और शेषफल कितने बचेगा 4। तो इसने बोला ए का मान ज्ञात करो। ए क्या है, बाजी तो है, ए क्या है बेटा, बाजी तो है।
तो एक रख दो यहाँ पे, एक आ गया बाजी। बाजा कितना है बेटा? 12। बाजा कितना है इसका? 5। अब इसका 12 प्लस 4, ये कितना हो गया बेटा? 60 प्लस 4 कितना हो गया ये? 64। तो ए का मान कितना आ गया? 64 आ गया। आगे बात सुन में। अरे बेटा आपके पास चार चार मेंबर्स है, इसमें से 1 2 3 4, इसमें से कोई 3 के बारे में आपको जानकारी दे देगा और चौथी चीज क्या होगा पूछ लेगा, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो देखिए, ये देखो संख्या पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अब देखो देखिए, मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था, हाँ, संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, हाँ, मैंने बताया था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, रियल्स नंबर्स कहलाते हैं। अब देखो देखिए, इसने बोला संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को हम क्या कहते हैं? जितने भी बिंदु हों उनको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक। कौन सी? वास्तविक संख्या। आगे बात में, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या के दो पार्ट है। अगर वास्तविक संख्या देखो देखिए ऑप्शन के अंदर आ जाए, एक तो वास्तविक संख्या, क्या पहला ऑप्शन आ जाए आपके पास? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास परिमेय संख्या। तीसरा आ गया आपके पास अपरिमेय। चौथा आ गया आपके पास काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या की? काल्पनिक संख्या। अब देखो देखिए, परमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, और अपरमेय संख्या को भी हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए, वास्तविक संख्या को भी हम संख्या रेखा पर क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। लेकिन आप देखो वास्तविक संख्या के तो पार्ट होते हैं ये। अरे बेटा वास्तविक संख्या के तो क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है कितनी प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो परमेय, यार ए कौन सी होती है? अपरमेय संख्या। अब ऐसे ऑप्शन आ गए तो क्या करोगे बेटा? पर में भी सही है इसका आंसर, ए पर में भी सही सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सही है इसका? वास्तविक संख्या। क्योंकि आपको पता है अगर आपने वास्तविक संख्या लिख दिया तो इसका मतलब अगर बाप आ गया तो बेटे तो दोनों ही आ गए ना वैसे भी इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका देखो मेन आंसर क्या होगा? वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो कोई परमेय लगाओगे, परमेय भी नहीं है तो क्या कौन सी संख्या लगोगे? अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे बात सुन में। ठीक है, क्योंकि आपने वास्तविक संख्या लगा दी है तो ऑटोमेटिक परमेय और अपरमेय तो ऑटोमेटिक आ गई ना इसमें। ठीक है बेटा, हाँ, आपका ये आज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे बात सुन में। हाँ, से हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके उदाहरण भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्स्ट्रा पर्सन भी करेंगे। हाँ, सेकंड चैप्टर में आपको बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एक भी पर्सन किताब से नहीं आता है सेकंड चैप्टर में। ठीक है बेटा, हाँ, आगे देखो देखिए। आगे क्या? अब सेकंड चैप्टर में मिलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बेटा। हाँ, और ये पैगाम पूछा रहे हो आप? आपको मैंने बोला था ये पैगाम पूछाना है, तो पूछा रहे हो क्या आप? ये दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा टाइम लगेगा ये। हम्म हाँ बेटा, अपने दोस्तों को बोलो राउडी क्लासेस पे क्लास ज्वाइन करे, फ्री में मिल रहा है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। हाँ, अब मैंने बोला था आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको क्या बोला था मैंने? नोट्स भी आपको क्या करवाए जाएंगे? प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? इसी क्लास में। हर क्लास की अंतिम जो क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, मतलब जिसमें हम एक्स्ट्रा पर्सन करेंगे, उस क्लास के आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बेटा, बाय। हाँ, तो ये पैगाम आप शेयर करो आपने। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, हाँ, थोड़ी आईडी थोड़ी किसमें मिस्टेक है, इसमें क्या होगा आगे आपको मैं बता दूँ। हाँ, इसमें क्या है बेटा? मेस है, डेस है इसमें, फिर बाई लिख रखा, फिर डेस है, आगे रणजीत लिख रखा, इसके भी आगे डेस है। ठीक है, ये डेस आया नहीं इसमें। आगे बात सुन में। हाँ, फॉलो करो, जुड़ो हमसे। हाँ, ओके बेटा।
ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।